Hello everyone and welcome back to the sessions of line by line explanations। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12 की इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द रैट ट्रैप की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले जैसे कि हम यूजुअली करते आए हैं अबाउट दी ऑथर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हमें ऑथर के बारे में क्या बताया हुआ है। सेल्मा लेगरलॉफ is the writer of this particular chapter 1858 to 1940। ये आपको उनका ड्यूरेशन, टाइम स्पैन, लाइफ स्पैन बताया हुआ है। She was a Swedish writer, that means वो स्वीडन की रहने वाली थी। Whose stories have been translated into many languages। कहते हैं कि इनके द्वारा लिखी हुई जो कहानियाँ हैं वो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं। A universal theme runs through all of them। तो एक यूनिवर्सल थीम का मतलब होता है कोई ऐसा आइडिया या ऐसी थॉट जो हमें सभी पर लागू होती हुई दिखती हो। अब इस चैप्टर में जो थीम है ना वो आगे आपको बता रखा है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ बिलीफ दैट द असेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। जैसे कहते हो ना स्कूल में बच्चों को भाई डंडे से नहीं मारना पीटना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ही एक बिलीफ बताया गया है, एक थॉट बताई गई है कि भाई किसी भी इंसान की जो अच्छाई होती है अगर वो छुपी हुई है तो उसे उठाया जा सकता है, उसे जगाया जा सकता है, उसे अवेकन किया जा सकता है। कैसे? अंडरस्टैंडिंग और लव से, मतलब समझ से और प्यार से उजागर किया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर। ये जो कहानी है ना वो स्वीडन की माइंस का मतलब होता है खाने, जैसे हम कहते हैं ना कोयले की खान है या डायमंड्स की खान है। यहाँ स्वीडन में जो खाने हैं वो किस चीज़ में, किस चीज़ की भरपूर मात्रा यहाँ पाई जाती है, वो है रिच इन आयरन ओर। और आयरन ओर को लेकर आपको बताया हुआ है कि विच फिगर लार्ज इन दी हिस्ट्री, मतलब स्वीडन की हिस्ट्री में देखा जा सकता है, इतिहास में देखा जा सकता है। एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, दैट मीन्स लेजेंड्स का मतलब क्या होता है? लेजेंड्स का मतलब होता है कुछ इस तरीके की लोक कथाएं या दंत कथाएं जो सच हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ आपको बेसिकली ये कहते हैं कि बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारी कहानियाँ भी प्रचलित हैं कि भाई हाँ स्वीडन में रिच जो है आयरन और जो है वो बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता था। तो वहाँ की बेसिकली ये कहानी है, इतना इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि स्वीडन के पास की ही ये कहानी है। दिस स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल। तो जैसे परियों की कहानी होती है ना कि हाँ भाई जादू होता है और सब कुछ बदल जाता है, तो इस तरीके की ही कुछ इस तरीके की कहानी है कि इसमें भी किसी एक इंडिविजुअल को बदला जाएगा, शायद एक प्यार, अच्छाई का, समझ का जादू जो है वो उस पर चलेगा। तो एक फेयरी टेल मैनर में आपको ये कहानी बताई गई है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम हमारी मेन स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब आपको क्या बताते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। रैट ट्रैप्स का मतलब देखो हमारा चैप्टर ही है रैट ट्रैप्स, दैट मीन्स रैट्स को ट्रैप करने वाली चीज़ जिसे हम चूहेदानी कहते हैं। तो एक बार की बात है कि एक आदमी था जो इधर उधर घूमता रहता होता था। क्या करता था? वो चूहेदानियाँ बनाकर बेचता था। और वो चूहेदानी किसकी बनी होती थी? वायर्स की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं? नेक्स्ट आपको कहते हैं कि ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। देखो ऑड मोमेंट्स का मतलब क्या होता है? ऑड मोमेंट्स का मतलब होता है कि जैसे सपोज कि मैं स्कूल भी जा रही हूँ, मैं घर का काम भी कर रही हूँ, मैं फिर भी बीच बीच में जो टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं 5 मिनट्स मिल रहे हैं तो 5 मिनट्स में वीडियो बना रही हूँ, 5 मिनट के लिए बना रही हूँ, फिर उसके बाद फ्री होकर फिर से 5 मिनट्स में बीच में वीडियो बना रही हूँ। तो दैट मीन्स वो है ऑड मोमेंट्स। तो आप है कि आप फ्री हो, आपको कुछ फ्री टाइम मिल रहा है, कुछ बीच में टाइम इंटरवल्स मिल रहे हैं और उन टाइम इंटरवल्स के दौरान जब आप अपना काम करते हो तो हम उन्हें बेसिकली ऑड मोमेंट्स बोलते हैं। तो हम इसे सिंपल एक ये बोल सकते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो होता है हम उसे ऑड मोमेंट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ है कि वो खुद बनाता था उन रैट ट्रैप्स को। किससे बनाता था, किस चीज़ से बनाता था? फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्म्स। तो उस मटेरियल से बनाया करता था
जो मटेरियल उसे भीख मांगने पर मिलता था, मतलब वो भीख मांगता था, वो मटेरियल, वो वायर्स इकट्ठा करता था, भीख मांग कर इकट्ठा करता था, स्टोर रूम्स पर जाकर या फिर बिग बड़े बड़े फार्म हाउसेस पर जाकर वो बेग करता था। फिर क्या आपको बताते हैं, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। हर बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया जाता है कि भाई उसमें से मुनाफा कमाया जाए, लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है कि लेकिन फिर भी उसका ये जो बिजनेस था वो इतना ज़्यादा मुनाफे वाला, प्रॉफिटेबल नहीं था। इसलिए ही हैड टू रिजॉर्ट टू। अब ये रिजॉर्ट टू का मतलब क्या होता है, देखो रिजॉर्ट टू का मतलब होता है व्हेन वी आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, जब हम फोर्सफुली कोई काम कर रहे हैं, मजबूर होकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहते हैं कि मजबूरी में, मजबूर होकर उसे और क्या करना पड़ता था, बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, और थीवरी आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, थीव वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो थीवरी का मतलब चोरी कच्चाकारी से है। तो यहाँ आपको कहते हैं कि इसलिए मजबूरी में उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये बॉडी एंड सोल टुगेदर क्या है, ये बॉडी एंड सोल टुगेदर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि भाई आजीविका चलाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पेट भरने के लिए उसे क्या करना पड़ता था, बेगिंग भी करनी पड़ती थी और चोरियां भी करनी पड़ती थी। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, बल्कि जो उसके कपड़े थे ना वो भी क्या थे, रैग्स थे। रैग्स का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना चीथड़े उड़े हुए थे, कि बहुत ही पुराने थे, फटे हुए थे, तो उन्हें रैग्स बोला जाता है। हिज चीक्स वर सनकन। सनकन का मतलब होता है जैसे कई बार बहुत ही वीक इंडिविजुअल होता है ना, कि गालें जो हैं वो अंदर की तरफ धसी सी होती हैं, पिचकी सी होती हैं, तो उन्हें हम सनकन बोलते हैं। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख की एक चमक जो है वो देखी जा सकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वागाबॉन्ड। वागाबॉन्ड का मतलब होता है जो इंसान आवारा घूमता हो, जिसका कोई घर बार ना हो। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि ही वॉज अ होमलेस गाय, घर नहीं था। हु प्लॉड्स अलोंग दी रोड, जो कि सड़क के किनारे घूमता रहता होता था, आवारा घूमता रहता होता था। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग लाइफ। तो कोई भी इस बात का इमेजिन नहीं लगा सकता, मतलब इमेजिनेशन नहीं कर सकता है कि कितनी सैड, कितनी दुख भरी और कितनी बोरिंग लाइफ थी उस आवारा इंसान की, जो कि सड़क के किनारे क्या करता रहता होता था, इधर उधर घूमता सा रहता होता था। नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि बट वन डे लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। यहाँ है कि सड़क के किनारे वो इधर उधर लड़खड़ाता हुआ घूमता रहता होता था और अपने ही डीप थिंकिंग में, अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, मतलब एक दिन क्या हुआ, बार बार डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो उसके दिमाग में आती चली जा रही थी। वो थॉट्स क्या थी, वो थॉट क्या आती है और एक्चुअली वो थॉट है क्या वो तो हमें बाद में बताया, लेकिन हमें कहते हैं कि ये थॉट ना उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। लिखा भी हुआ है विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। तो वो जो थॉट्स थे, वो जो आइडियाज़ बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे, वो ना उसे एक तरीके से बहुत ही रोचक से लग रहे थे, एक एंटरटेनमेंट उसे प्रोवाइड कर रहे थे। He had naturally been thinking of his rat traps। अब वो सारा दिन काम क्या करता था, वो तो रैट ट्रैप्स बनाने वाला काम करता था, तो इसीलिए उसकी जो थॉट्स थी ना उनमें वो रैट ट्रैप्स ही घूम रहे थे। नेचुरली थी, मतलब स्वाभाविक बात है कि वो अपनी रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, और तब अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आता है, एक विचार स्ट्रक करता है उसके दिमाग को। क्या है वो विचार, that the whole world about him, मतलब वो अब अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो भी उस पूरा का पूरा वर्ल्ड था, संसार था, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। और ये वर्ड जो है वो क्या कहता है कि ये कौन सा वर्ल्ड उसने कवर किया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, मतलब सारा का सारा संसार,
धरती है, चाहे वो महासागर हैं, सीज हैं, समुद्र हैं, जो भी है, मतलब सब कुछ, सिटीज या विलेजेस। अब आपको क्या कहते हैं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड इट वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। तो ये कहता है कि ये जो सारा का सारा वर्ल्ड है ना, ये जो सारा का सारा संसार है, वो और कुछ नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, मतलब एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। जैसे चूहेदानी में चूहे को पकड़ा जाता है, उसमें अलग अलग के लालच फिट कर दिए जाते हैं, रोटी का टुकड़ा लगा दिया जाता है कि चूहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या चीज़ का टुकड़ा लगा दिया जाता है कि चूहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और जाल के अंदर फंस जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। It had never existed for any other purpose than to set baits for the people. Baits का मतलब होता है लालच। तो इसकी इस लाइन का मतलब यही है, कहते हैं कि इस सारे के सारे संसार का ना और कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्पस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, वो है लोगों के लिए लालच बनाना, लालच पैदा करना कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, वो मोह माया वाला कंसेप्ट। अब क्या क्या ऑफर करता है, नेक्स्ट लाइन में आपको बताते हैं क्या है ये। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज। रिचेज का मतलब यहाँ पर बेसिकली वेल्थ से है, धन दौलत से है। तो कहते हैं कि ये हमें हर तरीके की शानो शौकत या धन दौलत देकर अट्रैक्ट करता है संसार। जॉयज खुशियाँ, तरह तरह की खुशियाँ देकर। शेल्टर एंड फूड, वो हाउसिंग और खाने पीने, फूड से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें भी क्या हैं, वो भी एक बेट हैं। हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क। तो ये पोर्क क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ नॉन वेज है, मीट है। तो यहाँ आपको कहते हैं कि जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर चूहे को हमने अट्रैक्ट करना है तो हम रोटी का टुकड़ा या चीज़ का एक पीस जो है वो बीच में फिट कर देते हैं और चूहा फिर फंस जाता होता है। तो ये यही बात आपको समझा रहे हैं कि जैसे चूहे को पकड़ने के लिए हम उसे चीज़ या पॉर्क ऑफर करते हैं, रैट ट्रैप में लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वर्ल्ड नामक रैट ट्रैप है वो क्या करता है, वो तरह तरह के ये रिचेस या जॉयज, शेल्टर, फूड या हीट, क्लोथिंग, इस तरीके की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये एक बेट की फॉर्म में यूज़ करता है और हमें अपने जाल में फंसाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच दी बेट। अब ऐसा ही होता ना कि जैसा चूहा जैसे ही रोटी के उस टुकड़े को जाकर पकड़ता है उसी वक्त ही पिंजरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यही बात आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही कोई इंसान अट्रैक्ट होता है, टेम्प्टेड मतलब अट्रैक्ट होता है और उस बेट को छूने की कोशिश करता है, चाहे वो बेट रिच है, जॉय है, शेल्टर है, फूड है, जो भी है, तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। तो ये उसे उस जाल में फंसा देती है, बंद कर देती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। यहाँ आप फिर से उस रैट ट्रैप सेलर के बारे में जिक्र करते हुए क्या कहते हैं कि सारा का सारा संसार जो है ना वो उस आदमी के लिए, उस रैट ट्रैप सेलर के लिए कभी भी काइंड यानी कि दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय ऑफ थिंक इल टू इट इन दिस वे। तो इस तरीके से ये जो एक अनहैबिचुअल जॉय जो है, देखो ये अनवांटेड नहीं लिखा हुआ, दिस इज WONTED। तो है कि एक अनहैबिचुअल खुशी जो है, जॉय जो है, मतलब वो उसकी आदत नहीं थी कि वो ऐसा बार बार नहीं सोच रहा था, ये अचानक से उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया था। तो उसे था कि भाई संसार मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, संसार के लोग जो हैं वो मुझे मतलब काइंड नज़रों से नहीं देखते हैं, तो इसीलिए वो संसार के लोगों को लेकर इस तरीके का विचार जो था अपने दिमाग में लेकर आया। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। चेरिस्ड का मतलब होता है फेवरेट, तो मतलब है कि अब ये जो थॉट थी ना वो उसका एक फेवरेट टाइम पास करने का जरिया बन गया कि वो अपने दिमाग में इस तरीके की थॉट्स लेकर आता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉटिंग्स। देखो प्लॉट्स का मतलब हमने अभी अभी भी देखा था, प्लॉट्स का मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम थके हुए कदमों से चलते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, हम कहते हैं कि हमसे चला भी नहीं जाएगा, तो वही इसीलिए आपको वहाँ ऐसा बताया गया था लास्ट एक स्लाइड में कि जो इंडिविजुअल था, वागाबॉन्ड था, वो क्या था, वो आवारा लोगों की तरह घूमता रहता था। तो आवारा लोग घूमते घूमते थक भी तो जाते हैं, पैर जो है वो थक जाते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ है कि कई
अपनी प्लॉगिंग्स के दौरान, मतलब जो वो इधर उधर टहलता रहता होता था, आवारा लोगों की तरह इधर उधर घूमता रहता होता था, तो उस वक्त के दौरान वो अपना टाइम पास कैसे किया करता था? वो अपना टाइम पास इसी थॉट से किया करता था, यही बातों के बारे में सोचा करता था। किन चीज़ों के बारे में आगे बता भी रखा है आपको, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ टू बी कॉट इन दी डेंजरस स्नेयर। स्नेयर का मतलब फिर से यही बड़े सारे बेट से या ट्रैप से है, कि उन लोगों के बारे में सोचता होता था जो लोग एक खतरनाक ट्रैप के बीच में, वर्ल्ड के इस खतरनाक ट्रैप के बीच में फंस चुके हैं, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड दी बेट, और उनके बारे में भी सोचता होता था जो लोग जो ना अभी फंसने के लिए मतलब तैयार हो रहे हैं, कि वो भी बहुत जल्द एक आधे किसी बेट में फंस जाएंगे। तो इस तरीके से वो टहलता रहता होता था और लोगों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में ऐसा सोचता रहता होता था। अब जो मेन हमारी कहानी है ना, वो अब यहाँ से शुरू होती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू सा बताया गया है। अब आपको क्या बताते हैं कहानी में, वन डार्क इवनिंग, तो एक बार एक शाम है, अंधेरी शाम हो रही है। एज ही वॉज ट्रूडिंग along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside। तो मतलब सिंपल सा फिर से वही बात है कि as he was wandering along the road, जैसे कि वो सड़क के किनारे चलता चला जा रहा था, इधर उधर टहल रहा था, तो उसकी नज़र जो है वो सड़क के किनारे एक छोटे से कॉटेज कह लो, एक छोटे से घर कह लो, या एक छोटी सी हट कह लो, वहाँ उसकी नज़र पड़ती है। एंड ही knocked at on the door to ask shelter for the night, और रात के वक्त रुकने के लिए, सहारा लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए वो दरवाजे को खटखटाता है। अब देखो क्या हुआ, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, मतलब उसे मना नहीं किया गया, मतलब जिसने भी दरवाज़ा खोला वो उसने उसे अंदर आने के लिए मना नहीं किया, उसे रिफ्यूज़ल नहीं मिला। इंस्टेड ऑफ दी सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम। अब देखो यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया, एक तो होता है स्वीट वर्ड और एक होता है सोर। सोर का मतलब है खट्टा, मतलब जैसा बताया ना कि वर्ल्ड उसकी तरफ काइंड नहीं था, तो यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि इसकी बजाय कि उसे एक सोर फेस देखने को मिलता, कि लोग जो हैं वो अच्छा उसको नहीं मानते थे या भगा दिया करते थे, उसे सहारा नहीं दिया करते थे। कहते हैं कि आज जब वो उसने दरवाज़ा खटखटाया है, उसे एक सोर फेस देखने को नहीं मिला, जो कि आम तौर पर ऑर्डिनरी उसे देखने को मिलता था। लेकिन आज क्या हुआ, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, कि घर का मालिक जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी कोई वाइफ नहीं थी और ना ही कोई बच्चा था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो वहाँ क्या हुआ कि वो खुश हुआ, बल्कि कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए, उससे बात करने के लिए भी कोई आया है, तो इसलिए उसने बड़ी ही खुशी से उसका वेलकम किया। और क्या किया उसने, देखो, इमीडिएटली ही पुट दी पॉरेज पॉट ऑन दी फायर। तो क्या हुआ, उसने ना एक, जैसे हम कहते हैं ना कि इसको दलिया भी बोलते हैं पॉरेज को, या फिर इसे हम हलवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ है बेसिकली कि उसने दलिया या हलवा जो है वो उसके लिए पकाया फायर पर। एंड गेव हिम सपर। सपर का मतलब रात का खाना होता है, डिनर होता है, और क्योंकि हम यहाँ वन डार्क इवनिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई रात की तरफ ही समय आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए उसने डिनर दिया उसे खाने के लिए। देन he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and his own। यहाँ पर ना बेसिकली स्मोकिंग वाला कंसेप्ट आपको बताया गया है कि जो उसके पास टोबैको रोल था उसमें से उसने एक बड़ा सा स्लाइस जो है वो तोड़ा है, ताकि जो स्ट्रेंजर यानी कि वो जो रैट ट्रैप सेलर है उसके लिए भी और उसके खुद के लिए भी, हिज ओन, और दोनों के लिए, मतलब वो टोबैको जो है वो सफिशिएंट रहे, मतलब वो दोनों स्मोकिंग कर सकें, इतना सफिशिएंट टोबैको रोल जो है वो उसने एक बड़ी सी स्लाइस जो है वो तोड़ी है। आगे क्या कहते हैं, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ कार्ड्स जो है वो यूज़ किए गए हैं, कार्ड गेम उन्होंने खेली है, उसने कार्ड निकाला है, पैक ऑफ कार्ड्स निकाला है, पुराना उसके पास पड़ा था। एंड प्लेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी गेम जो है कार्ड से खेली गई थी, उसने किसके साथ खेली, अपने गेस्ट के साथ खेली। तो मैं पूरी लाइन पढ़ दूंगी, क्या है कि प्लेड मजॉलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, मतलब सोने से पहले, सोने तक
उसने अपने गेस्ट के साथ मजोलीज नाम की एक कार्ड गेम खेली। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। तो देखो जैसे उसने अपना दलिया शेयर किया था, जैसे उसने अपना टोबैको यानी कि तंबाकू शेयर किया था, बिल्कुल इसी तरीके से कहते हैं कि जो उसकी कॉन्फिडेंशियल बातें थी ना, अपनी जो कॉन्फिडेंसेस थे, मतलब जो उसकी कॉन्फिडेंशियल बातें थी, इवन वो उन सबको लेकर भी बहुत ज़्यादा जेनरस हो गया था उस रैट ट्रैप सेलर के साथ। जेनरस हो जाना मतलब हम कहते हैं कि ओपन हो गया था, उदार नेचर का था। तो इस तरीके से उसने शेयर की अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें भी, और उसने क्या इन्फॉर्म किया, The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land। देखो यहाँ आपको बेसिकली क्या बताया गया है, ये ना एक पैसिव वॉइस में लिखकर लाइन आपको बताई गई है कि जो गेस्ट था यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर था, उसे इस बात से उसे इस बात को इन्फॉर्म किया गया, उसे ये बात बताई गई कि भाई किसी ज़माने में जब जो डेज थे वो बहुत ही प्रॉस्परस थे, मतलब सुख समृद्धि वाले दिन थे, उस वक्त जो वो होस्ट था, एंड होस्ट कौन था, देखो मेहमान है जो रैट ट्रैप सेलर है। होस्ट कौन हुआ, मेहमान नवाजी करने वाला कौन हुआ, ऑब्वियसली है वो ओल्ड मैन जिसके बारे में हमें जिक्र आया कि जिसका वो कॉटेज था। तो वो क्या किया करता था, वो रैम्सजो आयरन वर्क्स, मतलब रैम्सजो आयरन वर्क्स नाम की एक मिल थी, एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर एज अ क्रॉफ्टर काम किया करता था। इसे हम किसान सिंपल बोल सकते हैं, एक छोटा सा किसान था और ज़मीन पर काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। डे लेबर का मतलब दिहाड़ी से है, कहते हैं कि अब वो दिहाड़ी नहीं कर सकता था, इस एबल नहीं रहा था, इस लायक नहीं रहा था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है भाई, वो फिजिकल वर्क कैपेसिटी कम होती चली जाती होती है, तो अब वो दिहाड़ी नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो अब उसकी गाय थी जो उसका एकमात्र सहारा थी। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ये जो दैट बॉसी यूज़ किया गया ना, ये काऊ के लिए यूज़ किया गया। क्या है, कहते हैं कि वो जो काऊ थी ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मतलब कोई साधारण गाय नहीं थी, एक असाधारण गाय थी। लिखा क्या हुआ है, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि दूध हम डायरी में डालते होते हैं कि हम किसी के घर पर मतलब सेल करने नहीं जा रहे हैं, या किसी मिल्क मैन को हम नहीं सेल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो डायरी जो बनी हुई होती है हम वहाँ पर दूध डाल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर है कि वो अच्छा खासा दूध दिया करती थी, कि रोज़ का दूध जो वो ओल्ड मैन था वो डेयरी में जाकर डाल कर आया करता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोड़ इन पेमेंट। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपीज़ करेंसी यूज़ की जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि ये जो कहानी है वो स्वीडन की है, तो इसलिए यहाँ वो अपने उस गेस्ट को क्या बताता है कि लास्ट मंथ, पिछले महीने, मुझे टोटल कितने रुपीज़ रिसीव हुए हैं पेमेंट के तौर पर, 30 करोड़। आगे क्या कहते हैं, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। देखो ये इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लाइक जैसे उसे डाउट हुआ होगा, उसे ना विश्वास नहीं हुआ होगा, तो वो अनबिलीवेबल उसको लगा होगा, तो इसलिए उसने, ओल्ड मैन ने क्या किया, वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद जो स्ट्रेंजर है उसे विश्वास नहीं हुआ, तो वो गॉट अप, उठा वो, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की तक गया, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame। मतलब जिस खिड़की पर वो गया है उसी खिड़की के पास एक छोटी सी एक कील लगी हुई है, उस कील पर लेदर का एक पाउच, मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं एक पोटली सी, जैसे वॉलेट होता है ना, तो एक पाउच जो है, एक पोटली जो है वो टंगी हुई है, उसने वो वहाँ से उतारी है, नीचे उतारी है, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोड़ बिल्स। देखो 3 × 10 बन गया ना 30 करोड़। तो 3 रिंकल्ड मतलब क्रश किए हुए, प्रॉपर अच्छे से नहीं, रिंकल्ड करके रखे हुए थे, 10
₹10 वाले, हम रुपए ही बोल देते हैं, इसे समझ में आ जाएगा हमें आसानी से। तो 10 क्रोनोर बिल्स जो हैं वो उसमें पड़े थे, वो उसने दिखाया। अब दिखाए भी कैसे हैं, देखो आपको आगे बता रहे हैं। दीज ही हेल्ड अप बिफोर दी आईज ऑफ हिज गेस्ट, बाहर निकाल के प्रॉपरली उसने अपने गेस्ट को, हवा में जैसे कहते हैं ना झुलाकर दिखाना, तो इस तरीके से उसने अपने गेस्ट को उसकी आंखों के सामने ये दिखाया। नॉडिंग नोइंगली, नॉड करना मतलब होता है सिर हिलाना, तो है कि उसे सिर हिलाने से पता चल गया कि हाँ भाई अब मेरे जो स्ट्रेंजर है, मेरा जो गेस्ट है, उसे अब पता चल गया। तो इस तरीके से उसने पैसे जो थे वो उसे दिखाए, और फिर उसके बाद देखो क्या किया, उसके बाद देन स्टफ देम बैक इनटू दी पाउच, मतलब उसने क्या किया, जिस पाउच में से उसने उन पैसों को निकाला था उसी पाउच में दोबारा से उन्हें ठूस दिया, एक तरीके से रख दिया। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। इन गुड सीजन का मतलब क्या है, ये नहीं है कि सीजन अच्छा था, इन गुड सीजन का मतलब है इन गुड मूड, कि दोनों जो आदमी थे, जो होस्ट भी था और जो गेस्ट भी था, वो दोनों अच्छे मूड में अगले दिन सुबह उठते हैं। द क्रॉफ्टर मतलब वो किसान जो था, ही वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, मतलब उसे तो जल्दी थी कि भाई गाय जो है दूध निकालना है, तो वो तो सुबह जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। देखो एक तरीके से था तो वो अनजान ही, वो कोई एक दूसरे को पहले से शुरू से तो जानते नहीं थे। हम अगर इवन अपने किसी जान पहचान के घर पर भी अगर जाते हैं तो ऐसा होता है कि अगर वो उठ गए हैं तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम भी सुबह जल्दी उठ जाएं, कि अच्छा नहीं लगता है कि भाई वो उठ गए हैं और हम सो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ बताया गया है कि जो दूसरा आदमी था शायद वो ये सोच रहा था कि जब हेड ऑफ द हाउस मतलब घर का मालिक जब उठ चुका है तो वो भी बिस्तर में क्यों पड़ा रहे, वो भी उठ गया था। दे लेफ्ट दी कॉटेज एट द सेम टाइम, और उन दोनों ने वो जो झोपड़ी थी, वो जो कॉटेज था, वो जो घर था, वो सेम टाइम पर ही खाली किया, मतलब दोनों घर से बाहर निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, जो क्रॉफ्टर था मतलब जिसका घर था, उसने क्या किया, दरवाजे को लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में चाबी जो थी वो डाल ली। फिर क्या हुआ, द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। अब जिसके पास रैट ट्रैप्स थी, जिसके पास चूहेदानी थी, मतलब वो जो गेस्ट था, उसने गुड बाय किया और धन्यवाद किया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों जो थे वो अपने अपने रास्ते चल दिए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट आपको बताते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रैट ट्रैप पेडलर, पेडलर का मतलब फिर से, पेडलर का मतलब फेरी वाला होता है, घूमने इधर उधर घूमने वाला होता है, वॉन्डरर, वागाबॉन्ड, वन एंड द सेम थिंग है ये। तो क्या है ये, कहते हैं आधे घंटे बाद वो जो रैट ट्रैप सेलर था, ही स्टूड अगेन बिफोर द डोर, कि वो फिर से दोबारा से उस दरवाजे के आगे आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kronos। तो देखो क्या हुआ, वो कहते हैं कि यहाँ उसने अंदर जाने की, अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं की, मतलब दरवाजे के जरिए अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। उसने क्या किया, वो विंडो के पास आया, उसका जो शीशा था कांच का उसे तोड़ दिया, स्मैश्ड लिखा हुआ है। देन क्या किया, स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ जो था वो अंदर डाला। एंड अब उसके मदद से, मतलब हाथ जो था वो कहाँ लेकर गया, वहाँ लेकर गया जिस नेल पर वो पाउच टंगा हुआ था जिसमें 30 क्रोनोट्स थे। अब क्या हुआ, ही टुक दी मनी, उसने पैसा ले लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, थ्रस्ट इट मतलब फिर से वही कि, और अपनी पॉकेट में उन पैसों को ठूस लिया, डाल दिया। फिर क्या हुआ, देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। तो और उसने क्या किया, बहुत ही ध्यान से, सावधानी से जो लेदर पाउच जहाँ से उठाया था वो दोबारा वहीं पर प्लेस कर दिया, रख दिया और फिर चल दिया। अब देखो आगे क्या हुआ। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। इतरा रहा था अपने ऊपर कि वाह मैंने क्या काम कर दिया, कि मैंने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया, 30 क्रोनोट्स की कमाई हो गई है। तो जैसे जैसे अपनी पॉकेट में वो पैसा डालकर वो चलता चला जा रहा था, तो एक तरीके से उसे अपने ऊपर एक बहुत ही, अपनी स्मार्टनेस के ऊपर बहुत ही खुशी सी महसूस हो रही थी। He realized
Of course, that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. देखो woods का मतलब होता है जंगल. अब देखो बहुत ही अच्छी बात, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको डर लगेगा ना, जिसके पास पैसा हो वही डरेगा ना कि ये चोरी ना हो जाए. तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले स्वाभाविक बात थी कि उसने ये सोचा कि भाई मुझे पब्लिक हाईवे पर चलना नहीं चाहिए, डेयर नहीं करना चाहिए पब्लिक हाईवे पर चलने का. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जो पैसे जिसके हैं शायद उससे पता चल जाए, कहीं पुलिस ना मेरे पीछे आ जाए या वो ना मेरे पीछे आ जाए, तो मुझे पब्लिक हाईवे का रास्ता छोड़ देना चाहिए, बल्कि मुझे कहाँ टर्न कर लेना चाहिए, मुझे ऑफ द रोड हो जाना चाहिए, मतलब रोड वाला साइड मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे जंगल के रास्ते हो लेना चाहिए, इनटू दी वुड्स मतलब जंगल के रास्ते हो जाना चाहिए. अब क्या हुआ, ड्यूरिंग दी फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. कहते शुरुआत के पहले कुछ घंटों में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. वर्स किसकी डिग्री है, हम बैड की बोलते होते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से है कि ये बैड की है. तो लेटर इन द डे कहते हैं कि बाद में दिन के क्या हुआ, जो हालात थे वो खराब होना शुरू हो गए. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. देखो ये जो कॉमा डालकर फॉर लिखा होता है ना, इसका मेन मीनिंग जो है वो कई कई जगह पर होता है कि बिकॉज रीज़न बताया जाता है बेसिकली. तो रीज़न आपको क्या बताया, रीज़न ये बताते हैं कि जो जंगल का रास्ता उसने अपनाया था, एक्चुअली वो जंगल बहुत ही बड़ा था और एक कन्फ्यूज़न सी क्रिएट करने वाला, जैसे भूल भुलैया वाला कंसेप्ट कहते हैं ना, तो एक कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो दाखिल हो गया था. ही ट्राइड टू बी श्योर to walk in a definite direction but the paths twisted back and forth so strangely. कहता है कि उसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही चले, लेकिन जो रास्ते थे वो इतने ज़्यादा मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले थे कि बड़े ही अजीबो गरीब से, शायद वो जहाँ से शुरू करता था वहीं पर वापस आ जाता था. आगे आपको लिखा भी हुआ है क्या है, ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. चलता ही चला जा रहा था, चलता ही चला जा रहा था, उसे एक किनारा मतलब उसे एक पर्टिकुलर एंड जंगल का नहीं मिल रहा था. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसने फाइनली ये महसूस किया, ये रियलाइज किया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो वही बात आ गई कि घूम फिर कर वो ना उसी जगह पर वापस आ रहा था. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat traps. तो अब जो उसकी थॉट थी ना, अब वो उसे याद आई, ही रिकॉल्ड उसे याद आया अपना वो विचार, अपनी वो थॉट्स जो कि उसने वर्ल्ड के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में एक कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे समझा था उसने. क्या हुआ, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. कहता है कि अब मेरी बारी आ गई है भाई. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट. कहता है कि मैं ये जो 30 क्रोनोर्स वाला बेट था ना, ये जो लालच था, इसकी वजह से बेवकूफ़ बन गया हूँ, मैं अब पकड़ा गया हूँ. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स thicket and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो सारा का सारा जंगल, इसकी बड़ी बड़ी जो तने थे, बड़ी बड़ी शाखाएं जो थी, या जो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े जो नीचे गिरे हुए थे, वो सब उसे ऐसा लग रहा था कि एक जैसे जेल की 4 दीवारी होती है ना, जिसमें से बंदे से निकला नहीं जाता है, तो वो जंगल जो है वो एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह, मतलब एक ऐसे प्रिजन की तरह जिसमें से वो निकल नहीं सकता, फ्रॉम विच वी कैन नॉट गेट थ्रू. तो इस तरीके से वो जेल की फॉर्म में वो उसे पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो प्रतीत हो रहा था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से बिल्कुल भी कभी भी नहीं निकल पाएगा. तो एक बार के लिए यहाँ तक मैं पॉज करूँगी क्योंकि हमारी स्टोरी काफ़ी लेंथी है, हम इसे एक ही सेशन में नहीं कवर अप कर पाएंगे. मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक, इस पर्टिकुलर सेक्शन तक हमने जो ये कवर किया है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इस चैप्टर को और फर्दर आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.